नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछले कल हमने पेपर 1 20 डेज़ स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि कैसे हम 20 दिन में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है 20 दिन बाद, उसके लिए 20 दिन में कैसे तैयारी करें, कौन-कौन से सेलेक्टिव टॉपिक्स पर फ़ोकस करें और किस तरह से टॉपिक्स को पढ़ें, रिवाइज़ करें, किस तरह से मॉक टेस्ट आप यूज़ में लाकर अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके उत्तर दे सकते हैं। और आज हम हिस्ट्री विषय को लेकर, इतिहास विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम इतिहास विषय की 20 दिन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप 20 दिन में यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें और कौन-कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, कौन-कौन से एमसीक्यूज आप लगाएं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर का क्या रोल रहता है, अगर उसको आप डिस्कस करते हैं और किस तरह से क्रोनोलॉजिकल वे में प्रश्न बनते हैं, कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए 20 दिवसीय अध्ययन रणनीति, ठीक है? आपके पास लगभग 20 दिन है। आज 8 तारीख हो गए, 20 दिन मान के चलिए। आपका जो एग्जाम है 28 से 29 को है, तो 20 दिन मोटा-मोटा मान के चलिए। 20 दिन आप डट जाइए, बैठ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। 20 दिन बहुत होते हैं और आज से पहले भी आपने तैयारी की है, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, यूट्यूब के माध्यम से की है, कोई किताबों से की है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपने पढ़ी होगी, जो आपने डिस्कस की होगी। अब 20 दिन आप क्या कर सकते हैं ताकि आप अपना 100% दे पाएँ एग्ज़ाम में और आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए, ठीक है? तो मैं डे बाय डे आपको थोड़ी-सी एक रणनीति बनाऊँगा, उस हिसाब से आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि यदि आप इस तरह की रणनीति को फ़ॉलो करते हैं, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो आपके जो चांसेज़ हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ के, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि यदि आप किसी पैटर्न को, यदि आप किसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करके एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपके जो प्रश्नों के आंसर देने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। आपका जो तरीका है, देखिए, यदि आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आज ये पढ़ रहा हूँ, कल वो पढ़ रहा हूँ, फिर क्या हो जाती है, चीज़ें हैं वो फिर मिक्सअप हो जाती हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, वहाँ पे प्रश्न यदि आपने पढ़ा भी होगा, जो भी प्रश्न वहाँ पर आएँगे, आपने पढ़े भी होंगे, तो क्या हो जाता है कि आपने पढ़ा तो है, लेकिन रिकॉल करने के लिए टाइम लग रहा है, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर याद आ रहा है लेकिन 20-30% के आस-पास आ रहा है कि हाँ, ये हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको क्या है कि एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। 20 डेज़ जो एग्ज़ाम से पहले बहुत ही क्रूशियल होते हैं, और उन क्रूशियल डेज़ में आपको क्या करना होता है कि एक पैटर्न, एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के अनुसार चलना चाहिए, ताकि आप क्लियर माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है? तो मैं साथ में इसको हाईलाइट भी करता जाऊँगा। पहले 1 से 3 दिन आपने प्राचीन भारत को पढ़ना है, जो अपने अभी आज से गिन के रख लीजिए या कल से गिन के रख लीजिए। पहले जो 1 से 3 दिन आपने प्राचीन भारत भारत के कौन-कौन से महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो पढ़ने हैं। देखिए, पहला है पूर्व पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं। पूर्व पाषाण काल की कोई साइट पूछ लेंगे, या फिर कोई ऐसी साइट पूछ लेंगे जहाँ आग के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर औज़ारों के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर औज़ार बनाने की टेक्निक्स पूछी जाएगी, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता से क्या पूछा जाएगा, उनके रिलीजन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? मातृसत्तात्मक समाज है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की कोई साइट पूछ ली जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, या फिर सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, या फिर लोहे के साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं, वो चीज़ें पूछी जाएगी। फिर वैदिक काल से आपको 1 से 2 प्रश्न 101% आपको देखने को मिलेगा। समाज उनका कैसा था वैदिक काल में, ठीक है? सामाजिक जीवन वो कैसा जीते थे, आर्थिक जीवन उनका कैसा था, धार्मिक स्थितियाँ उस टाइम कैसी थी, यहाँ से भी आपको 101% प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर अगला टॉपिक अगर देखेंगे आप, महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, ठीक है? महाजनपद के 16 महाजनपदों में से आपको एक किसी महाजनपद के बारे में पूछ लिया जाएगा, वहाँ के शासक के बारे में पूछ लिया जाएगा, वहाँ की राजधानियाँ पूछ ली जाएगी, और आपको मिलान के लिए वो चीज़ें दी जा सकती है। मगध से एक आध प्रश्न 100% आता है। मगध के कौन-कौन से शासक हुए, वहाँ पर लोहे की मात्रा थी, हाथी थे, क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, तो वो चीज़ें यहाँ से मगध से 101% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है? मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं फोकस्ड, जो मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल में, एक तो अशोक के शिलालेख होंगे, ठीक है? अशोक के आस-पास बहुत सारी चीज़ें घूमती है, अशोक के शिलालेख होंगे, और वास्तुकला जो उनकी थी, जो डिज़ाइन थे, ठीक है? जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, ठीक है? गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली उसके अधीन, और मंदिर जो मौर्य काल में, गुप्त काल में बनते हैं, ठीक है? तो वो क्या है, वहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, ठीक है? उसका आप जैसे स्तूप बनते हैं, मंदिर बने हैं इस काल में, ठीक है? इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वास्तुकला जो है, डिज़ाइन जो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है? इन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस कीजिए। मौर्य और उत्तर मौर्य काल, यानी कि गुप्त काल, और फिर आता है गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या है, रिलीजियस जो है वो बहुत सारी चीज़ें हुई, मंदिर बने शुरू हो गए, बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय इसके आस-पास घूमने लगे, तो वहाँ से क्या है, गुप्त काल में प्रश्न बनते हैं। मौर्य काल में वास्तुकला से प्रश्न बनते हैं, गुप्त काल में भी वास्तुकला से प्रश्न बनेंगे, उनके स्ट्रक्चर से बनेंगे, मंदिरों के स्ट्रक्चर कैसे थे, ठीक है? उस
जो स्ट्रक्चर गुप्त काल और मौर्य काल, एक दो चीजें और है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इन जो एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्त काल का, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर आपका स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर आपका तहसील तक का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जिला प्रशासन था, वहां से प्रश्न गुप्त काल और मौर्य काल से 101% 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए मौर्य काल में आप एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना ही करना पड़ेगा। उनके वास्तुकला कर लीजिए, आप शासकों को नहीं जानते, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन कुछ शासकों की उपाधियां, जैसे महापद्म पद्मनंद किसकी उपाधि थी, देवराज देवर्षि किसकी उपाधि थी, ये उपाधियों से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आपके मौर्य काल के वास्तुकला से प्रश्न बनेंगे। और क्या है दूसरा, प्रांतीय प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन, तहसील तक का प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ये भुक्ति है, भुक्ति क्या चीज है, स्थानीय क्या चीज है, यहाँ से क्या है, और उनका जो प्रशासन के जो हेड होते हैं उनका क्या काम था, यहाँ से क्या है प्रश्न 101% आपको देखने को मिलेंगे गुप्त और मौर्य काल से। फिर आप हर्षवर्धन को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्या है पहले 3 दिन करनी है चीजें। एंशिएंट टाइम से अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो यहाँ से कम से कम मैं यहाँ पर कितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 टॉपिक बता रहा हूँ। तो इन 5 टॉपिक से मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 10 से 12 प्रश्न इन 5 टॉपिक से आपको 101% देखने को मिलेंगे। 10 से 12 प्रश्न, ठीक है। पूर्व पाषाण काल से, सिंधु घाटी से, वैदिक काल से, महाजनपद, मौर्य, उत्तर मौर्य और गुप्त काल, हर्षवर्धन, यहाँ से 12 क्वेश्चन मैं लिख के आप नोट कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, यहाँ से 12 से 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर कार्य क्या करने हैं आपने इन 3 दिनों में, ठीक है। एनसीईआरटी के अगर आपके पास नोट्स है, इग्नू के नोट्स है या फिर आर्य कंपटीशन की बुक है, वहां से आप इनको क्विकली रिवाइज कीजिए। उपिंदर सिंह ज्यादा हो जाएगा, उपिंदर की किताब अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है एंशिएंट टाइम के लिए, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो उपिंदर सिंह किताब से पढ़िए, वहां से डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो उपिंदर सिंह की किताब है, साइट्स है, औजार्स है, बहुत एंशिएंट टाइम की बहुत ही जबरदस्त किताब है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप आर्य कंपटीशन को भी देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। इग्नू के नोट्स आपके पास हैं तो फिर वो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब आप पढ़ तो रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, आप इन टॉपिक्स को 3 दिन में कवर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन आप 25 से 30 एमसीक्यू का अभ्यास करें इन एंशिएंट टाइम के, जो भी मैं टॉपिक ऊपर बता रहा हूँ आपको। क्या करना है आपने, 25 से 30 एमसीक्यू डेली, यानी 25 से 30 30 मान के लीजिए, मैं 25 एमसीक्यू आपको करवा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर। आप शाम को 7 बजे 30 एमसीक्यू देख लीजिए, ठीक है। एंशिएंट टाइम के 50 एमसीक्यू मैंने करवाए, 85 एमसीक्यू मैंने मौर्य काल के करवाए, ठीक है। और गुप्त काल के 100 एमसीक्यू करवा चुका हूँ, 150 मौर्य काल से हैं, ठीक है। तो मौर्य काल का 150 एमसीक्यू मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। गुप्त से मैंने 100 एमसीक्यू करवाए हैं, बाकी मैंने 30 35 एमसीक्यू करवाए हैं, वहां जाकर आप देखिए, रिवाइज कीजिए उन चीजों को, ठीक है। एंशिएंट टाइम पीरियड अभी मैं शुरू किया है, तो प्रतिदिन 25 से 30 एमसीक्यू पर डेली अभ्यास करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मौर्य और गुप्त प्रशासन का एक पेज चार्ट बनाएं। पेज चार्ट का मतलब आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप मैप बना लीजिए कि मौर्य प्रशासन का क्या, कहाँ कहाँ कितना कितना विभाजित था, कहाँ कहाँ पे केंद्रीय प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन किस तरह का था, एक चार्ट बना लीजिए, एक मैप बना लीजिए। और मौर्य और गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन उसको दर्शाइए कि मौर्य काल में इस बंदे को क्या कहते थे, इस व्यक्ति को क्या कहते थे, ग्रामीण प्रशासन का जो व्यक्ति था उसको क्या कहते थे, ठीक है। जिला प्रशासन के हेड को मौर्य में क्या कहते थे, गुप्त में क्या कहते थे, वो एक आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये पहले 3 दिनों करना है आपको, पहले 1 से 3 दिन, और इसी पर फोकस करना है। लगभग 6 से 8 घंटे आपने स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपने क्या करना है, पहले दिन करनी है, पहले 3 दिन करनी है, ठीक है। फिर 4 से 6 दिन आप क्या करेंगे, फिर आप मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में क्या करेंगे आप, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन राज्य 750 से 1200 ईस्वी तक आप देखेंगे, जिसमें पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक आ जाएंगे, ठीक है। उनको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है, जो रीजनल जो टॉपिक्स है, रीजनल जो शासक रहे हैं, छोटे छोटे राज्य रहे हैं, वहां से प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यूजीसी वही फोकस कर रही है, जो रीजनल आपके क्षेत्रीय जो राज्य रहे हैं, वहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आप दिल्ली सल्तनत का शासन और प्रशासन देखने का काम करेंगे, क्योंकि आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि कौन कौन से शासक रहे हैं, गुलाम वंश से कौन था, खिलजी वंश से कौन सा, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, शासन क्या था, प्रशासन क्या था, किसने नहरें बनाई, किसने दौलताबाद से देवगिरी राजधानी ले गया, इस तरह से कोई भी दिल्ली से देवगिरी ले गया, दौलताबाद से देवगिरी ले गया, ये जो चीजें है ना, वो आपने फोकस्ड रखनी है, ठीक है। कांसी की मुद्रा किसने चलाई थी, मुद्राओं पे फोकस करना है, ठीक है। कौन से सुधार के काम किए उन्होंने, कौन से दिल्ली सल्तनत कैसे शासक थे जिन्होंने थोड़ी क्रूरता पर, जैसे बलबन था या किसी और, खिलजी ने किस तरह के कार्य किए, ठीक है। दमनकारी नीतियां किसने अपनाई, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है दिल्ली सल्तनत में पढ़ने के लिए, ठीक। शासन और प्रशासन पे ज्यादातर फोकस करना है आपने, ठीक है। अगला क्या है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से आपको 101%, यानी कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और कहाँ से, एक तो विदेशी यात्री, ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए, उनसे प्रश्न 1 या 2 100% देखने को मिलेगा, या तो फिर उनकी कोटेशन आएगी कि ये बात किसने कही है, या फिर ये पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में कौन व्यक्ति आया था, ठीक है। यहाँ से विजयनगर बहमनी साम्राज्य से क्या है, आपको विदेशी जो यात्री आए वहां से प्रश्न 100% बनेगा, वो आप पैक कर लीजिए, ठीक है। कहीं से पढ़ लीजिए, उन चीजों को स्पेशली फोकस कीजिए उस पर कि विदेशी यात्री कौन कौन से आए, कब आए, कैसे आए, क्या क्या उन्होंने बातें कही है, ठीक है। फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य के आपस में जो संघर्ष होता है, वहां से प्रश्न आपको 101% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप मुगल कालीन उसमें आ जाते हैं, 4 से 6 दिन आपके पास, 3 दिन क्या करना है। फिर मुगल काल में आपने क्या देखना है, आजकल शासकों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक तो उनका पेंटिंग से मुगल काल में प्रश्न बनते हैं, ये पेंटिंग किसने बनाई है, कौन किस तरह की पेंटिंग बनाता था, कौन किसके राज्यकाल में पेंटर था, ठीक है। और दूसरा क्या, मनसबदारी और जागीरदारी,
ये दो चीजें पैक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। शासकों से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। रिसेंटली जितने भी पेपर हुए, ज्यादातर मुगल काल से शासक नहीं पूछे जा रहे हैं, उनकी या तो पेंटिंग्स पूछी जा रही है, या फिर उनका कोई कार्य ऐसा पूछा जा रहा है जो उन्होंने किया है, या फिर मनसबदारी और जागीरदारी जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, ठीक है, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां से इसको पैक कर लीजिए, मनसबदारी और जागीरदारी को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 101% आपको देखने को मिलेंगे और बनेंगे ही बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। फिर आपका मेडिकल काल में आपका भक्ति और सूफी आंदोलन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ये स्ट्रक्चर आप बना ही लीजिए। भक्ति और सूफी आंदोलन से आपको 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन से आप प्रश्न पैड कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। करना क्या है आपने, ठीक है, सतीश चंद्रा की अगर आपके पास किताब है तो वहां से देख लीजिए, जो भी किताब मेडिकल में आप पढ़ रहे हैं, इग्नू के नोट्स अगर आपके पास है तो वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। सूफी सिलसिले का एक चार्ट जरूर बना लीजिए, ठीक है। सूफी सिलसिले और संत कवि जो थे हमारे, जैसे सूफी सिलसिले के टाइम, उसके बाद तुलसीदास कबीरदास, जो भी हमारे संत आए, तो उनका भी एक चार्ट, एक स्ट्रक्चर, एक टाइम पीरियड बना लीजिए। और सूफी सिलसिले का एक तो क्रमानुसार, यानी कि आपको क्रोनोलॉजी वे में उनको लगाना आना चाहिए, और उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना प्रचार किया, कहाँ कहाँ उनके सेंटर्स थे, किस तरह की बात सूफी सिलसिले करते थे, तो वो चीजें आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न यूसी नेट पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो एक चीज और, यहाँ पे असर्शन और रीजन आधारित एमसीक्यू का अभ्यास करें, ठीक है। मेडिकल काल में क्या है कि एक कथन और कारण, आपको प्रश्न कम से कम 5 से 7 प्रश्न ऐसे मिलेंगे कथन और कारण के होंगे। और ये सूफी सिलसिले से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूफी सिलसिला भाई इन चीजों को मानता था, इन चीजों को नहीं मानता था, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, असर्शन और रीजन, यानी कथन और कारण, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, इनको प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। आपने डिटेल्स में, यदि आप थ्योरेटिकली इन चीजों को पढ़ा हुआ, सूफी सिलसिलों को या फिर मुगल कालीन जागीरदारी व्यवस्था को या मसदारी व्यवस्था को, तो यहाँ से असर्शन और रीजन के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आप उनको सही कर सकते हैं यदि आपने इसको प्रैक्टिस किया हो, पढ़ा हो, अच्छे से जांचा हो, परखा हो, पढ़ा हो, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस किया हो, तो ये चीजें असर्शन और रीजंस की आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, आपका 7 to 9 आधुनिक भारत की बात करते हैं। मेडिकल हमारा हो गया, इतने टॉपिक हमने कर दिए, और डेली आपने क्या है, इसके 25 से 30 एमसीक्यूज इसके भी आपने डिस्कस करने मेडिकल के शाम को, या मैं तो अभी नहीं करवा पाऊंगा, शायद मेडिकल पे अभी विद इन 5 to 7 डेज के बाद शायद मेडिकल पे मैं आ जाऊँ, क्योंकि मैं इनिशिएट से क्रम वाइज चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करूँ, तो आज देखता हूँ शाम को कौन सी वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के सामने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही लेकर आऊंगा, अभी क्रमानुसार नहीं आऊंगा, क्रोनोलॉजिकल वे में अगर आऊंगा तो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस पर ही मैं आपको आज से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये जो 20 टॉपिक है वो मैं शायद करवा दूं आपको, ठीक है। तो फिर अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण विषय जो आधुनिक भारत के हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यूरोपीय जो व्यापारी थे किस क्रम में आए, ठीक है, फ्रांसीसी कब आए, डच कब आए, पुर्तगाली कब आए, इंग्लैंड के लोग कब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, ये चीजें क्या है, ये जो एक तो स्ट्रक्चर्ड है, क्रोनोलॉजिकल वे में आपको पता होना चाहिए इन चीजों का, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्या क्या चीजें इन्होंने कहाँ कहाँ सबसे पहले अपना जो मुख्यालय स्थापित किया, कहाँ कहाँ सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिसाइड याद करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अंग्रेजों का राजनीतिक और सैन्य विस्तार। अब क्या है कि बाकी जो कंपनियां थी उन्होंने ज्यादा प्रभाव भारत पर नहीं डाला, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत प्रभावित किया, 200 साल तक भारत को लूटा, यहाँ पर राज किया, सैन्य विस्तार किया। तो आपने अंग्रेजों के बारे में मोस्टली ये पढ़ना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पहले फैक्ट्री लगाई, सूरत में कब लगाई, बंगाल में कब लगाई, ठीक है, मुंबई में कब लगाई, मद्रास में कब लगाई, और कौन कौन उसके हेड थे, दिल्ली के जो आर्किटेक्चर था वो कौन था, मुंबई का जो आर्किटेक्चर था वो कौन था। इस तरह की चीजें आपको बहुत देखने को मिलेगी अंग्रेजों से, आपको 3 से 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें क्या होते हैं, राजा राममोहन राय आ जाता है, विवेकानंद जी आ जाते हैं, ठीक है, धार्मिक और सामाजिक बहुत सारे देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। और यहाँ की जो पत्रिकाएं हैं, जो उन्होंने पत्रिकाएं हैं या पत्र है या कोई मैगजीन, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के जो नेता थे, प्रणेता थे, जिन्होंने इसको चलाया, कौन कौन से उन्होंने सुधार किए, किस तरह की पत्रिकाएं निकाली, लोगों को किस तरह से जागरूक किया, तो ये चीजें क्या है, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति, कारण घटनाएं और परिणाम। 1857 की क्रांति से 1 या 2 प्रश्न आपको 101% आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति में कौन सा व्यक्ति था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कहाँ पर किसने आंदोलन को जारी किया था, आंदोलन को शुरू किया था, बरेली में किसने किया था, ठीक है, झांसी की रानी ने कहाँ पर किया था, तात्या टोपे, और लखनऊ में किसने किया था, ठीक है, हजरत महल कहाँ से थी। तो ये चीजें क्या है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न 101% पूछे जा सकते हैं। ये मिलान में पूछे जा सकते हैं, क्रोनोलॉजी में पूछे जा सकते हैं, या फिर असर्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर किसान और जनजातीय आंदोलन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिरसा मुंडा का आंदोलन है, दूसरे भी कई सारे ऐसे आंदोलन हुए, बिहार में हुए, बहुत से उड़ीसा में हुए, ठीक है। जो भी यहाँ पर किसान और जनजातीय जो संघर्ष अंग्रेजों और किसानों और जनजातीय आंदोलन, जनजातीय लोगों के बीच अंग्रेजों के साथ भूमि को लेकर, फसलों को लेकर, या फिर टैक्स सिस्टम को लेकर संघर्ष हुए, वहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न 101% आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो कार्य है आप क्या करेंगे 7 to 9 डेज में, क्या करेंगे आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी इसका है कि स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा की अगर किताब आप पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं 1857 तक, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियरली चीजें दी गई है। जैसे आप स्पेक्ट्रम की यहाँ किताब देखें, छोटी सी किताब है, अगर आपके पास होगी, ये बहुत बड़ी है, पहले आपको पढ़नी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी तो ये स्पेक्ट्रम की किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा दिया हुआ है।
और विपिन चंद्रा की यदि आपके पास किताब है तो वो भी अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पर मोटी है, नहीं पढ़ सकते अभी, काफी पेजेज है उसमें, और यदि आपने नोट्स बनाए हैं किसी के तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ब्रिटिश नीति पर बहुत ध्यान देना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी वो किसने दी है, कौन कौन उसका सपोर्टर था, कौन उसके सपोर्ट में नहीं था, और किस तरह की बात ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताई गई है, किस तरह से जो सोना है या फिर धन है, जो क्या बोलते हैं अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या अंग्रेज के लोग, इंग्लैंड के लोग हैं, वो किस तरह से भारत से धन निष्कासन कर रहे थे, धन ले जा रहे थे, भारत को लूट रहे थे। तो वो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना। और भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट किया, वो बात बोली कि किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे धन को लूट कर ले जा रहे हैं। तो ये बहुत एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न गारंटी के साथ आने वाला है। ठीक है, पुराने प्रश्न पत्रों को आप हल करना शुरू कर दीजिए अब। ठीक है, अगर आपको पुराने प्रश्न पत्र मॉडर्न हिस्ट्री के कहीं मिलते हैं तो उनको हल कर लीजिए, एमसीक्यू आपको कहीं मिलते हैं वो हल कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट यदि आपको मिलते हैं तो हल कर लीजिए। मॉक टेस्ट की बाद में बात में भी करूंगा, जब भी लास्ट में जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में बात करूंगा। ठीक है, फिर 10 से 12 दिन में आधुनिक भारत जो है 1858 से 1947 तक के कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के बारे में देख लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी उग्रवादी धड़े कौन कौन से थे, बंगाल विभाजन की बात आप देख सकते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा कॉलेज गठन हुआ था उसमें भी बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि किस दिन हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ था, 7 अगस्त को हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बंगाल विभाजन से बनता है, कांग्रेस की स्थापना से बनता है, उदारवादी दल में कौन कौन से लोग थे, उग्रवादी धड़े में कौन कौन से लोग थे, उन्होंने किस तरह के कार्य किए, किस तरह की एक्टिविटीज थी, और असर्शन रीजन में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर गांधी युग, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 चीजें आप पैक कर लीजिए। गांधी ने जो असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है, साइट्स है जहां पर गांधी जी गए या फिर किसी से मिले, या फिर छुट-पुट कोई ऐसी झड़पें अंग्रेजों के साथ हुई जहां 1 या 2 लोगों की डेथ हुई होगी। ये बहुत बारीकी से इन चीजों को आपने देखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर क्रांतिकारी गतिविधियां और वामपंथी आंदोलन जो हुए वहां से आपको क्या बोलते हैं प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जैसे भगत सिंह है, आपका राजगुरु है, सुखदेव है, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की जिससे अंग्रेजों को नुकसान हुआ, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में क्या बोलते हैं प्रयास किया था, खदेड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से और वामपंथी आंदोलन से। ठीक है, फिर संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, 1909, 1919, 1935, ये सब चीजें आपको देखनी है। 1909, 1919, 1935 की, 1919 में क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान मतलब अंग्रेजों ने लाए थे, फिर 1919 में क्या आया, द्वैत शासन कब आया, 1935 में क्या आया, ये चीजें आपने देखनी है। ठीक है, फिर आप विभाजन और स्वतंत्रता को देख सकते हैं कि विभाजन और स्वतंत्रता कैसे हुई। ठीक है, वेट कर भाई, नौकत कर, विभाजन और स्वतंत्रता की चीजों को देखना है। ओ भाई ऋतिक, भाई आपको सुनता नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ऋतिक बोल यार। बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। फिर कार्य कौन कौन से आपने करना है। ठीक है, इन दिनों में कार्य कौन कौन से करने, आंदोलनों की टाइमलाइन तैयार करनी है, जो आंदोलन हुए थे स्ट्रक्चर्ड आपने देखना है, पहले आंदोलन कौन हुआ था, बाद में कौन सा आंदोलन हुआ था, वो चीजें आपने क्या है देखनी है। ठीक है, आंदोलनों की टाइमलाइन तैयार करनी है, किस किस कौन कौन किस आंदोलन का नेता था, किसने कहाँ पर कौन सा आंदोलन किया था, ये चीजें आपने देखनी है। ठीक है, आंदोलन की टाइमलाइन आपने तैयार करनी है। ठीक है, प्रतिदिन एक लघु उत्तर पूर्व प्रश्न पत्र से हल करें। ठीक है, ये आप जो शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वो आपने प्रश्न पत्र हल करने, मॉडर्न हिस्ट्री से देखने, प्रश्न पत्र जो पहले आए होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे या मॉक टेस्ट होगा वो आपने लगाना ही है। यूट्यूब पर इतिहास के व्याख्यान आप देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई भी कहीं भी यूट्यूब पे जाकर कोई इंपॉर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे मैं संवैधानिक विकास की बात कर रहा हूँ 1909, 1935, तो इन सबको देखकर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर आप देख सकते हैं, आपने नोट्स नहीं बनाने, आप जर्नलिस्ट देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। विभाजन और स्वतंत्रता पर आप देखिएगा, गांधी उपदेश, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर आप चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये चीज आपने YouTube पे देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने, आपने जनरली ऐसे दिखना है। ठीक है, फिर 13 से 14 फिर विश्व इतिहास की बात की जाए। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या प्रश्न आपको आ सकता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आपने नहीं देखनी, इंडियन हिस्ट्री कहीं पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन नहीं आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री और रिसर्च मेथोलॉजी यानी कि हिस्टोग्राफी से सॉरी क्वेश्चन आएंगे, रिसर्च मेथोलॉजी नहीं, वो तो फर्स्ट पेपर की बात है, लेकिन हिस्टोग्राफी से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, उसके भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। पुनर्जागरण से आप देख लेना, सुधार आंदोलन जो हुए वर्ल्ड लेवल पर वो 11 जैसे देख लेना, औद्योगिक क्रांति से प्रश्न बन सकता है, अमेरिकी क्रांति से प्रश्न बन सकता है, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध से प्रश्न बन सकता है। ये ज्यादा नहीं देखनी है, हल्की फुल्की अगर आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रथम और द्वितीय युद्ध से प्रश्न बन सकता है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है और आपको ये देखना भी होगा। ठीक है, देखना पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न बनेगा बनेगा, ये आप इसको ढंग से फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, उपनिवेशवाद से आपको प्रश्न बन सकता है, साम्राज्यवाद और स्वतंत्रता संग्राम से आपको प्रश्न बन सकता है। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं आप, कारण परिणाम पर नोट्स बना सकते हैं, मतलब सेशन रीजन पे, ये जरूरी नहीं है ज्यादा चीजें, लेकिन अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। अफ्रीका एशिया का मानचित्र आपको याद रखना है, उपनिवेश का मानचित्र मतलब अंग्रेजों ने किस तरह से अफ्रीका और भारत में कहाँ कहाँ पर, एशिया में कहाँ कहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए, ये चीज आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट जैसे संधियां है, संगठन है जो भी वर्ल्ड लेवल पर संगठन बने हैं, और संधियां जो हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके जो एमसीक्यू वो आप उसको हल करें। ठीक है,
उन चीजों को हल करना बहुत आवश्यक है। फिर 15 से 16 दिन 2 दिन आप क्या करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन अनुसंधान और विधियां क्या क्या है वहां पर फोकस कीजिए, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आपको हिस्टोरियोग्राफी से 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट जो विषय है ग्रीक है, रोमन, ईसाई और पुनर्जागरणकालीन इतिहास, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उपनिवेशवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और स्पार्टन दृष्टिकोण क्या है इतिहास लेखन का, वहां से प्रश्न बनते हैं। इतिहास में वास्तुनिष्ठता क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, पक्षपात क्या है, व्याख्या इसकी जो क्या रहती है। ठीक है, शोध के स्रोत सोर्सेज क्या रहते हैं, क्या होते हैं शोध करने के लिए, प्रमाण और पद्धति क्या रहती है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये चीजें क्या है आपका हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है और पूछी जाएगी। यूसी नेट में कहा क्या करना है आपने, मतलब इसको अगर आपने देखना है तो क्या करना है, प्रत्येक विचारधारा की विशेषताएं टेबल में लिखिए। प्रत्येक विचारधारा मतलब ऊपर जो भी बात हम बोल रहे हैं, सबाल्टर्न है, नेशनल हिस्टोरियन है। ठीक है, आप कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जो थे उनकी बात अगर देखें, आप एक मिनट, हाँ, मार्क्सवादी जो हिस्टोरियन थे, सबाल्टर्न थे, राष्ट्रवादी थे। ठीक है, उन्होंने किस तरह से कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, वो किस तरह से इतिहास लिखते हैं, तो वो चीजें आपको एक टेबल में रख दीजिए। बस यहीं से प्रश्न आपको बन सकता है। और राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन से थे, मार्क्सवादी कौन से थे, सबाल्टर्न दृष्टिकोण के इतिहासकार वो कौन कौन से थे, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इग्नू और शेख अली की एक पुस्तक, इग्नू के नोट्स यदि रिसर्च के लिए आपको मिले, और शेख अली की एक किताब है बी शेख अली की, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले यदि आपने इस बुक को पढ़ा होता तो जो हिस्टोग्राफी के जो प्रश्न है वो आपको 100% आपके ठीक हो जाएंगे, हो जाते। आप यूट्यूब पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं हिस्टोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, अब 17 दिन आ गया। 17 दिन आपने क्या करना है कि कला और संस्कृति और स्थापत्य का जो है वो अध्ययन करना है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है, मंदिर निर्माण, इस्लामी स्थापत्य, दो चीजें देखनी। मंदिर निर्माण आपका एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर वर्तमान टाइम पीरियड तक क्या है, और इस्लामी स्थापत्य क्या रहा मेडिवल पीरियड में। ठीक है, उसको देखना है। साहित्य में क्या देखना है आपने, कला संस्कृति में वेद, संगम, फारसी, भक्तिकालीन जो साहित्य के सोर्सेज है वो बुक्स बहुत पूछी जाती है, और मॉडर्न कालीन बुक्स भी बहुत पूछी जाती है कि कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी है। कम से कम आपको 5 से 7 प्रश्न ऐसे आएंगे जो किताबों से पूछे जाएंगे, ये किताब किसने लिखी है, मिलाने के लिए आएंगे कि आप मिलाइए, राइटर को मिलाइए, किताब से मिलाइए। चित्रकला, चित्रकला की अगर बात की जाए तो अजंता और राजपूत चित्रकला, मुगल चित्रकला, जो अजंता चित्रकला आपको मिलती है। ठीक है, बराबर की गुफाएं आपको अशोककालीन मिलती है, उस समय चित्रकला मिलती है। ठीक है, वो चित्रकलाओं को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्थापत्य से। ठीक है, दर्शन, बौद्ध, जैन, वेदांत, ये आपने पढ़ना, दर्शन के बारे में पढ़ लीजिए, बौद्ध, जैन, वेदांत के बारे में पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीजें इन टॉपिक्स में है। ठीक है, फिर अगर एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल, एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया के नोट्स यदि आपके पास है तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चित्र आधारित एमसीक्यू, आप फ्लैश चार्ट का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चित्र आधारित यदि एमसीक्यू है आपके पास, जहाँ फोटो दिया है, कोई चित्रकला दी है, कोई गुफाएं दी है, तो आप वहां पर प्रैक्टिकली आप वहां पर एमसीक्यू का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर 18वें दिन आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप करेंगे। ठीक है, 18वें दिन क्या करेंगे, पूरे दिन आपने क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, पेपर 2 का पूरा मॉक टेस्ट हल करें, मतलब एक नहीं 5 मॉक टेस्ट हल कर दो आप। ठीक है, यदि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 60 मिनट 65 मिनट में आप कर सकते हैं, तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट लगा लीजिए 18 तारीख को। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट लगा लिए, क्या दिक्कत है, 5 लगा लो। ठीक है, 5 आपने मॉक टेस्ट लगा लिए। ठीक है, उसमें आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आपके प्रश्न 50 सही हो रहे हैं, यदि आपके प्रश्न 55 सही हो रहे हैं, पहले में आपके 50 होते हैं, अगले में 55 होते हैं, अगले में क्या बोलते हैं 60 हो जाते हैं, तो आप देखिए कि आपकी कमजोरियां कहाँ हैं, कौन से प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, असर्शन रीजन वाले कर रहे हैं, बुक्स वाले कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, या फिर आप डिटेल्ड क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, या फिर मिलाने वाले प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो करना है आपने, वो क्या कथन कारण वाले गलत कर रहे हैं, तो वो क्या आपने अपनी कमजोरियों को देखना है कि मैं कौन से गलत कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्या है, अपनी कमजोरियों को चिन्हित करके आप उन पर फोकस कीजिए। ठीक है, पिछले 5 वर्षों के एमसीक्यू पुनः अभ्यास करें। एमसीक्यू जो पिछले 5 वर्ष के हैं, तो उसको आप क्या है, उसको रिवाइज कर सकते हैं 18 तारीख को। तो पूरा दिन आपके साथ 6 से 7 घंटे आपके पास है, 4-5 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, फिर आप कमजोरियों को देखिए, फिर आप उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर 19 तारीख को क्या करेंगे आप, 19 तारीख का पेपर 1 का भी आपको कुछ देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं हिस्ट्री का ही करेंगे। पेपर 1 का क्या करेंगे आप, 19 तारीख को पेपर 1 की क्या है, पुनरावृत्ति कर लीजिए। पुनरावृत्ति मतलब रिकॉल कर लीजिए उन चीजों को, शिक्षण, टीचिंग, अभिवृद्धि मतलब शोध, आईसीटी, कुछ चीजें ना पेपर 1 से पढ़ लीजिए। पर्यावरण है, गणितीय तर्क, संचार, नीति शास्त्र आदि की, मतलब जो आपने नोट्स बनाए फर्स्ट पेपर के लिए वो आप रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट पेपर के क्या है, 3 से 4 आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए 19 तारीख को। ठीक है, 18 को आपने हिस्ट्री का लगा लिया, 19 तारीख को आप 5 से 6 या फिर 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतने आपके अच्छे आंसर आएंगे। ठीक है, क्या करिए आप पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, मतलब 8 से 10 मॉक टेस्ट 19 तारीख को लगा लीजिए, कुछ नहीं बनना है आपने, कोई रिवीजन नहीं करनी है। 18 तारीख को आपने मॉक टेस्ट लगाने हिस्ट्री के, 19 तारीख को आपने मॉक टेस्ट लगाने आपका पेपर 1 के। ठीक है, फिर आप पेपर 1 के मॉक टेस्ट लगा के अपनी कुछ वीकनेस आप पता कीजिए, अगर आप कौन से प्रश्न गलत कर रहे हो उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, वहां पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। फिर आता है अंतिम दिन, 20 दिन, 20 तारीख को, यानी 20वां दिन। ठीक है, 20 तारीख नहीं, 20वां दिन, जो आप पेपर से एक दिन पहले, अंतिम पुनरावृत्ति प्लस परीक्षा रणनीति। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने सभी जितने भी आपके नोट्स थे ना, शॉर्ट नोट्स जितने बनाए थे आपने, शॉर्ट नोट्स और चार्ट को दर्शाइए, जो आपने वीकनेस अभी ऊपर देखी थी, जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, फिर आपने देखा कि वीकनेस है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कमजोर पड़ रहा हूँ, यहाँ से मेरे प्रश्न जो है वो सही नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ क्या कीजिए आप उनके नोट्स बनाइए, उन शॉर्ट नोट्स को आप 20वें दिन दोहरा दीजिए। ठीक है, कठिन टॉपिक जैसे इतिहास, लेखन, संस्कृति को हल्का दोहराएं, इनको आप फोकस नहीं करना, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है ना, जो आपको नहीं आ रहा है ना, उसको मत पढ़ना है, लेकिन जो आपको नोट्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए। जो आपने नया चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, 15 दिन के बाद नई चीजें आपने नहीं पढ़नी है,
ठीक है। नई चीजें आप पढ़ेंगे तो पिछली चीजें आप भूल जाएंगे, ये बहुत बारी होता है, ठीक है। नई चीजें आपने 15 दिन के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, पेपर से 5 दिन पहले नई चीजें कुछ नहीं पढ़नी। आप मॉक टेस्ट लगाइए और जो अपने नोट्स है ना उनको रिवाइज कीजिए, बस मॉक टेस्ट लगाइए, नोट्स रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, नोट्स रिवाइज कीजिए, बस ये करना है। नया विषय आपने कुछ नहीं पढ़ना है। नए विषय अगर आप पढ़ेंगे तो आप पिछली चीजें भी, जो पुरानी चीजें आप भूल जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्या चीज है, आपको आत्मविश्वास रखें और समय प्रबंधन योजना बनाएं। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो टाइम तो आपका वैसे ही पता चल जाएगा आपको कि मैं कितने क्वेश्चन कितने टाइम पर कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है और फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। आत्मविश्वास रखना है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखें। आप यदि कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। आपने कॉन्फिडेंस बनाना ही बनाना है अपने ऊपर। आपने सोचना है कि मैं कर लूंगा, यस मैं 100 में से 80 क्वेश्चन भी लगा लूंगा, फर्स्ट पेपर में 50 में 40 ही कर लूंगा, ठीक है। इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर लेकर आप जाएंगे तो जो चीज आपको याद नहीं है वो भी वहां पर रिकॉल हो जाएगी यदि आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। अतिरिक्त जो सुझाव है वो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूंगा कुछ, कि हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। 20 दिन आपके पास है, 20 दिन यदि आप डेली का एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ठीक है। कितना 1 घंटे में आप फर्स्ट पेपर का लगा लेंगे, 1 घंटे में सेकंड पेपर का लगा लेंगे, 2 घंटे आप ओनली मॉक टेस्ट के लिए दे दो, ठीक है। 20 दिन है ना, ओनली मॉक टेस्ट के लिए दे दो 20 दिन। कहीं से भी आप उसको परचेज कर लीजिए, मॉक टेस्ट को परचेज कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट लगाइए, दे दीजिए आप 20 फर्स्ट पेपर के, 20 सेकंड पेपर के, आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि 10 प्रश्न आपके ऊपर नहीं बढ़े ना हिस्ट्री में, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपके क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट अगर डेली आप 20 जो क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट वो लगाएंगे डेली, हर दिन, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। फर्स्ट पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन और हिस्ट्री में आप 10 प्रश्न जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। और उसकी जो जैसे आप सही करते हैं वो भी पढ़ेंगे, जो नीचे व्याख्या दी होती है, और गलत यदि आपने कोई प्रश्न किया है तो उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे, तो वहां से भी आपको नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्रों को बार बार आप अभ्यास करें। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी भी साइट पर तो आप उनको पढ़िए, ठीक है। इग्नोर एनसीईआरटी के नोट्स यदि आपके पास है तो मुख्यतः उनको ही पढ़े, ज्यादातर चीजें वहां से पढ़ें, क्योंकि किताबें आप 20 दिन में पढ़ नहीं सकते हैं। इग्नोर एनसीईआरटी के नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। प्रतिदिन क्या है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई को सुनिश्चित करें। 6 से 8 घंटे तो आपको इन 20 दिनों में देने होंगे। यदि आप 6 से 8 घंटे 20 दिनों में देते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारा टाइम होता है पढ़ने के लिए। यदि आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं बैठकर, यूसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यूसी नेट जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस माइंडसेट के साथ आगे जाते हैं, तो आपको जो है वो कोई नहीं रोक सकता है यूसी नेट जेआरएफ होने से इस बार, ठीक है। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो पेपर 1 है उसकी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। लग जाइए, जुट जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, इधर उधर मत कुछ देखिए। आपके पास 20 दिन है, 20 दिन ही अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपके पास है। आप 20 दिन में आपका टाइम बदल सकता है। आप यदि नेट जेआरएफ करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए यूसी नेट के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।